नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जोन पर। मेरा नाम है दीपक सिंह बिष्ट। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में फाउंडेशन सिस्टम का जो थ्योरी पार्ट है वो कवर कर लिया है। आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं जिनकी एग्जाम आने की पॉसिबिलिटी होगी दोस्तों, और जो प्रीवियस ईयर में आ भी रखे हैं। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर पूरा देखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके फाउंडेशन सिस्टम से सारे क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाउंडेशंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर, यानी फाउंडेशन को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पढ़ा है कि फाउंडेशन को हम जो क्लासीफाई करते हैं वो डेप्थ के बेस पर करते हैं। ठीक है, तो दो तरह से करते हैं इसको हम, एक सैलो फाउंडेशन और एक डीप फाउंडेशन। ठीक है, कब बोलेंगे सैलो और कब बोलेंगे डीप? जब डी बाई बी का जो रेशो है लेस देन 1 होगा तो सैलो फाउंडेशन, और इक्वल टू और मोर देन 1 होगा तो डीप फाउंडेशन। ठीक है, तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ शैलो फुटिंग। तो स्प्रेड फुटिंग, पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन। तो दोस्तों ये जो तीन है, पाइल, पियर एंड वेल, ये तो डीप फाउंडेशन के टाइप है। ठीक है, तो बचा कौन सा? ए स्प्रेड फुटिंग जो है क्या होती है, शैलो फाउंडेशन में आती है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि एरिया स्प्रेड होता जाता है जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड शैलो फाउंडेशन, यानी कि जो शैलो फाउंडेशन होते हैं उनमें कौन सा फाउंडेशन है जो मोस्टली यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो दोस्तों स्प्रेड फुटिंग को हम मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रैप फुटिंग है या कंबाइंड फुटिंग है या राफ्ट फाउंडेशन है, इन्हें हम स्पेशल केस में करते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली जो यूज किया जाता है स्प्रेड फुटिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाउंडेशन आर देयर बेस्ड ऑन डेप्थ, यानी कि डेप्थ के बेस पे फाउंडेशन को कितने टाइप से हम क्लासीफाई करते हैं। तो डेप्थ के बेस पे एक डीप फाउंडेशन, ठीक है, और एक शैलो फाउंडेशन, यानी कि दो तरह से। तो आंसर नंबर डी इसका, ठीक है, डी हो जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन है दोस्तों, द फिगर बिलो रिप्रेजेंट्स, फिगर दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें जो फुटिंग है इसके बारे में बताना कौन सी फुटिंग है। तो आइसोलेटेड फुटिंग तो कॉलम के लिए यूज करते हैं हम जनरली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉल है, वॉल फुटिंग। ठीक है, वॉल फुटिंग हो सकती है ये, स्ट्रैप फुटिंग, मैट फाउंडेशन। तो दोस्तों ये वॉल फुटिंग है। ठीक है, स्ट्रैप फुटिंग तो तब यूज करते हैं जब दो क्या होते हैं, दो फुटिंग होते हैं, है ना, थोड़ी पास पास में, तो उनको कनेक्ट करने के लिए स्ट्रैप यूज करते हैं, और मैट एंटायर एरिया पे करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वॉल है तो वॉल फुटिंग इसका आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंबाइंड फुटिंग आर पॉसिबल। तो कंबाइंड फुटिंग कितने टाइप्स से हम बना सकते हैं। तो हमने जैसे कि पढ़ा था थ्योरी कंटेंट में कि एक तो रेक्टेंगुलर में, ठीक है, और एक ट्रेपोजोइडम में। ठीक, ये हमने पढ़ा था। तो दो तरह से हम कंबाइंड फुटिंग को डिवाइड करते हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। फिर एक क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन टू कॉलम्स लोड्स आर अनइक्वल, विच ऑफ द पॉसिबल फुटिंग कैन बी प्रोवाइडेड। तो जब अनइक्वल लोड होता है, यानी कि इसेंट्रिक लोड भी बोल सकते हैं हम, तो दो कॉलम है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। ठीक है, तो पास पास में है, और इनमें क्या करनी पड़ेगी, फुटिंग करनी पड़ेगी, कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, तो जब कंबाइंड फुटिंग करेंगे तो कौन सी फुटिंग यूज करेंगे अगर अनइक्वल लोड है। तो दोस्तों अनइक्वल का मतलब है, हो सकता है इस वाले पे ज़्यादा लोड हो, इस पर हो सकता है 20 किलो न्यूटन है। ठीक है, इस पर हो सकता है 15 किलो न्यूटन है ना। तो अगर हमें इकोनॉमिकल बनानी है फाउंडेशन तो हम क्या करेंगे, 20 किलो न्यूटन के लिए जो फुटिंग बनेगी, है ना, उस लोड को बेयर करने के लिए वो हम इसके लिए बना लेंगे, और 15 के लिए जो बनेगी वो यहाँ बना लेंगे। ठीक है, तो यानी कि 15 के लिए साइज़ कम आएगा, 20 के लिए साइज़ थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो जब दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो ट्रेपोजियम फॉर्म आएगा दोस्तों ये, है ना। तो ये रेक्टेंगुलर ना आके ट्रेपोजियम आएगा। तो अनइक्वल लोड है तो उसको हम जब उसके लिए बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, ट्रेपोजियम कंबाइंड फुटिंग। तो ये जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है दोस्तों, CPRF स्टैंड्स फॉर। तो CPRF की फुल फॉर्म क्या है। तो CPRF की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप। तो कई बार एग्जाम में जो है फुल फॉर्म के लिए भी आ जाते हैं, बहुत से टर्म्स की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टेनिंग इज अ कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द बिलो टाइप ऑफ फाउंडेशन। तो स्टेनिंग किस फाउंडेशन में होती है, पाइल में, स्ट्रैप में, आइसोलेटेड में, वेल में। तो जैसे कि हमने पढ़ा था तो वेल में होती है स्टेनिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेल फाउंडेशन। तो जब हमने थ्योरी कंटेंट किया था फाउंडेशन का, ठीक है, ब्रिज फाउंडेशन पढ़ी थी जब आपने, तो उसमें वेल फाउंडेशन पढ़ी थी। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वर्टिकल जो वॉल होगी इसको क्या बोलेंगे, स्टेनिंग बोलेंगे दोस्तों। तो वेल फाउंडेशन, तो स्टेनिंग जो कंपोनेंट है किस फाउंडेशन का कंपोनेंट है, वेल का। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, मशीन फाउंडेशन इज सब्जेक्टेड टू। मशीन फाउंडेशन जो होती है किससे सब्जेक्टेड है, स्टैटिक लोड, विंड लोड्स, स्टैटिक एंड डायनामिक लोड्स, या डायनामिक लोड्स। तो दोस्तों मशीन जो है वो जो वर्क करती है, ठीक है, तो डायनामिक एक्शन में होती है, मूवमेंट होता है उसमें, तो डायनामिक लोड तो आएगा ही फाउंडेशन पे। और जब ऑपरेट नहीं किया जाता उसको, उस टाइम क्या रहती है, रेस्ट में रहती है ना।
तो स्टैटिक लोड भी आ रहा है, तो यानी कि स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो ये बियरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि इसमें कह रहा है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं करते हैं, है ना। तो जिन पे करता है अगर वो है तो वो करेक्ट है, ठीक है। जैसे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सॉइल पे करता है, बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा था, टाइप ऑफ सॉइल पे करता है बियरिंग कैपेसिटी। और बियरिंग कैपेसिटी शेप पे भी करती है ना, शेप एंड साइज ऑफ फुटिंग, बिल्कुल सही बात है। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ लोडिंग। तो रेट ऑफ लोडिंग से तो कोई मतलब नहीं होता इसका, है ना। तो रेट कुछ भी हो, बियरिंग कैपेसिटी का अल्टीमेट लोड से मतलब होता है, यानी कि रेट ऑफ लोडिंग पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये बात भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बचा कि अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ लोड इस पे करती है। तो ये आंसर गलत होगा, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डायरेक्शन और अमाउंट से कोई रिलेशन नहीं है उसका, क्योंकि जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो तो सॉइल की खुद की है ना, और जो डायरेक्शन है और अमाउंट है ये क्या है, एक्सटर्नल लोड है ये, और टोटल लोड पे करेगी, है ना, किस डायरेक्शन में लग रहा है इस पर तो नहीं करेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, अ फाउंडेशन कंसिस्टिंग ऑफ थिक आरसीसी स्लैब कवरिंग द एंटायर एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज, यानी कि आरसीसी स्लैब है पूरे फाउंडेशन में, ठीक है, एंटायर एरिया में। तो यानी कि बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, तो उस फाउंडेशन को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दोस्तों राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है। जो एंटायर एरिया में वो पूरा आरसीसी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ठीक है, बॉटम ऑफ स्ट्रक्चर में, तो राफ्ट फाउंडेशन। नेक्स्ट है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी। तो ऑप्शन दे रखे हैं, सॉफ्ट रॉक्स, कॉम्पैक्ट ग्रेवल, लूज ग्रेवल, हार्ड रॉक्स। तो दोस्तों हार्ड रॉक तो होगा नहीं, है ना, उसकी तो ज़्यादा ही बियरिंग कैपेसिटी होगी। और कॉम्पैक्ट ग्रेवल यानी कि अच्छे से कॉम्पैक्ट किया हुआ है, उसमें वॉइड्स बहुत कम है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। सॉफ्ट सॉइल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रीफरेंस करेंगे हम किसको, लूज ग्रेवल को, इसकी बियरिंग कैपेसिटी सबसे कम होगी, लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा। फिर है दोस्तों, टू डिटरमाइन द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बाई प्लेट लोड टेस्ट द मैक्सिमम रिकमेंडेड साइज ऑफ स्क्वायर प्लेट शुड बी। तो जो प्लेट लोड टेस्ट होता है दोस्तों, है ना, ये क्या है, फील्ड टेस्ट है। तो फील्ड टेस्ट में जैसे कि मैंने बताया था कि 3 टेस्ट होते हैं, एक तो होता है प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट होता है, और एक होता है SPT स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, और एक होता है CPT कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो प्लेट लोड टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो साइज होता है प्लेट का, है ना, स्क्वायर में होता है, तो 30 से कितना 75 सेंटीमीटर तक, है ना, 30x30 हो सकता है, या 75x70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकते हैं, 60x60 भी हो सकते हैं, यानी मिनिमम साइज 30, मैक्सिमम 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो इसने क्या बोला है, मैक्सिमम रिकमेंडेड साइज क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों 75 सेंटीमीटर। और इसमें दोस्तों कई बार प्लेट की थिकनेस भी पूछ लेता है वो, है ना, ये प्लेट है तो इसकी थिकनेस बतानी है, तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 25 mm, तो ये आप नोट कर लीजिए। और इसमें जो लोडिंग रेट होता है वो 70 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी आप नोट रख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप इसके जो टर्म्स हैं वो याद रखें। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसूटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज ऑफ इट्स। तो ब्लैक कलर होता है, ये तो कोई बात नहीं हुई है ना, कलर कुछ भी हो, हम सिविल इंजीनियरिंग में क्या देखेंगे, बियरिंग कैपेसिटी देखेंगे ना, कितना लोड वो बियर कर सकते हैं, तो वो चीज़ें देखेंगे, और उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो देखेंगे। तो लोड बियरिंग कैपेसिटी ये हो सकता है, और स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हैजिव पार्टिकल, तो ज़्यादा प्रीफरेंस किसको दिया जाएगा, स्वेलिंग एंड, जो मोस्ट प्रीफरेबल आंसर होगा दोस्तों इसमें होगा स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा आंसर है, ठीक है। तो जो मोस्ट प्रीफरेंस किसको दिया जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस हो दोस्तों, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लॉस किस में होगा, जब वो बहुत ज़्यादा स्वेल करेगी और एकदम से श्रिंक करेगी, तो इससे काफ़ी हमारा स्ट्रक्चर में भी डिफेक्ट आ सकते हैं, है ना, क्रैक्स पड़ सकते हैं, वहाँ पे सेटलमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल पे फाउंडेशन करना अनसूटेबल होते हैं, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन होती है कि हमें करना ही पड़े, तो तब हम इसमें कुछ उपाय करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, अंडर रिम्ड पाइल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइल के थ्रू हम बियरिंग कैपेसिटी जो है उसकी बढ़ सकती है, तो वो हम कर सकते हैं। तो स्पेशल केस में होता है वो, ठीक है। तो जनरली इसको फाउंडेशन को हम प्रीफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, द 2 क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन आर। तो अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी जब हम फाउंडेशन की निकालते हैं, तो एक तो शियर फेलियर के लिए और एक सेटलमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। बॉन्ड फेलियर इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है। और फाउंडेशन में टेंसाइल फेलियर एंड सेटलमेंट ये भी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, शियर फेलियर एंड सेटलमेंट। तो जैसे कि हमने पढ़ा था थ्योरी कंटेंट में कि फाउंडेशन का जो फेलियर है उसमें कौन कौन से टर्म्स हैं जिन पे ध्यान दिया जाता है, तो शियर फेलियर, ठीक है, सेटलमेंट, और एक और टर्म पढ़ा था हमने स्लाइडिंग, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज।
तो दोस्तों अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम क्रॉस प्रेशर एट विच सॉइल फेल्स इन शियर, ठीक है, तो उससे ज़्यादा वो लोड बियर नहीं कर पाएगी, तो मैक्सिमम ठीक है, मैक्सिमम शियर, ठीक है, जो बियर कर सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, चूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 का है, और नेट से बियरिंग कैपेसिटी हमने बतानी है। तो दोस्तों क्यू अल्टीमेट क्या दिया हुआ है इसमें, 300 किलो न्यूटन दिया है पर मीटर स्क्वायर, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 है ना। तो क्यू नेट ही तो निकालना हमने। क्यू नेट क्या होता है, क्यू अल्टीमेट माइनस गामा इंटू डी एफ, है ना, यानी कि जो हमारी सॉइल होती है उसका लोड ही तो हम इग्नोर करते हैं, अल्टीमेट में से सॉइल का लोड जो है, जो फुटिंग के ऊपर सॉइल होगी ओवरबर्डन प्रेशर, उसको लेस कर देंगे, है ना। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा दोस्तों क्यू नेट। क्यू अल्टीमेट कितना है 300 और माइनस डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1 मीटर मान लेंगे अगर नहीं दिया है तो, ठीक है, और यूनिट वेट 20 दिया है, ठीक है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1 है, तो क्या आंसर आ जाए इसका 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया क्यू नेट। और निकालना क्या है, क्यू नेट सेफ, यानी कि सेफ नेट बियरिंग निकालना है ना, नेट सेफ निकालना है, तो क्या होगा क्यू नेट पे क्या लगाएंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे, ठीक है। तो क्यू नेट कितना आया 280, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 लगा दो, तो कितना आ जाएगा, क्यू नेट सेफ आ जाएगा दोस्तों 112 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि बी आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टरजागी द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले इज गिवन बाई वेयर एन क्यू एन गामा एंड सी आर बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं, तो सी कोहेजन है, तो क्या बोल रहा है ये नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले, कोहेजिव सॉइल के लिए बोल रहे हैं। तो टरजागी का फॉर्मूला जैसे हमने पढ़ाई था, है ना, तो क्या था फॉर्मूला, क्यू अल्टीमेट इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा एन क्यू इंटू डी एफ, है ना, प्लस 0.5 बी इंटू एन गामा और इंटू गामा, ठीक है, ये था। तो एन क्यू जो है ये कोहेजिव सॉइल के लिए क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं, तो ये टर्म पूरी जीरो हो गई, ठीक है। तो अल्टीमेट के लिए बचा क्या, सी एन सी प्लस गामा एन क्यू इंटू डी एफ, ये तो बचा। और निकालना क्या है नेट अल्टीमेट, तो क्यू यू में से क्या घटाएंगे, और बटन प्रेशर यानी गामा डी एफ इंटू एन क्यू, ये तो घटाएंगे, एन क्यू 1 होता है, ठीक है, ये तो 1 है, तो गामा इंटू डी एफ घटाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा ना नेट के लिए, ठीक है। तो क्या बचेगा, तो दोस्तों क्यू नेट जो बचेगा हमारा वो सी एन सी, यही तो बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अ स्प्रेड फुटिंग विच सपोर्ट्स 2 और मोर कॉलम इज टर्म्ड एज, तो यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम को जो फुटिंग सपोर्ट करती है उसको क्या बोला जाता है, कंबाइंड फुटिंग, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। तो कंबाइंड 2 तरह से करते हैं हम, एक रेक्टेंगुलर और एक ट्रेपोजोडियम, ठीक है, और जब अनइक्वल लोड होता है तो ट्रेपोजियम हम यूज़ करते हैं, इकोनॉमिकल आए ताकि हमारा फाउंडेशन। फिर नेक्स्ट है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन इन टरजागीज फार्मूला ऑफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन, तो कौन सा एजम्पशन जो है नहीं है, तो दोस्तों जैसे कि इसमें लिखा है कि स्मूथ बेस ऑफ फाउंडेशन इज स्मूथ, ठीक है, ये तो नहीं है ना। क्या बोला था टरजागी ने, उन्होंने बोला था बेस ऑफ फाउंडेशन शुड भी रफ होना चाहिए, रफ कंसिडर किया था ना, तो स्मूथ पेंडल्स ने किया था, तो टरजागी के एजम्पशन में क्या आएगा रफ, तो यानी कि ये आंसर जो है हो जाएगा इसका, यानी कि ये इसका एजम्पशन नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, तो बियरिंग कैपेसिटी को कौन कौन अफेक्ट करते हैं, तो जैसे हमने पढ़ा था ग्रेन साइज, शेप ऑफ फुटिंग, है ना, साइज ऑफ फुटिंग, तो डी आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या करते हैं, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग है बियरिंग कैपेसिटी के लिए, ठीक है, डिपेंड करते हैं बियरिंग कैपेसिटी पे। नेक्स्ट है दोस्तों फाइंड द विड्थ ऑफ ग्रिलेज फाउंडेशन इफ द टोटल लोड दे रखा है 650 किलो न्यूटन एंड सेफ बियरिंग कैपेसिटी दे रखी है 65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो विड्थ बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं कौन कमेंट में पहले आंसर देता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करके कमेंट में आपने आंसर लिखना है। नेक्स्ट है दोस्तों अकॉर्डिंग टू टरजागी इक्वेशन द बियरिंग कैपेसिटी दे रखी है स्ट्रिप फुटिंग रेस्टिंग ऑन कोहेजिव सॉइल में, ठीक है, कोहेजन दे रखा है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर डेप्थ एंड यूनिट विड्थ, यानी कि विड्थ 1 मीटर मान सकते हैं आप, एन सी 5.7 दे रखे हैं, तो बियरिंग कैपेसिटी आपने इसकी बतानी है। तो 2 ऑप्शन और हैं इसमें, सी 57 और डी 77, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया था, जो फॉर्मूला बताया था उसी के बेस पर ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपने इसका भी आंसर देना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन निकालनी है इसके लिए कोहेजिव सॉइल के लिए, तो ये भी आपने करना है। नेक्स्ट है दोस्तों अकॉर्डिंग टू रैंकाइंस एनालिसिस मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू, तो अकॉर्डिंग टू रैंकाइंस मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी होती है,
तो ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो क्या होती है, देखो हमने क्या पढ़ा था, क्यू अल्टीमेट इक्वल टू क्या होता है, गामा इंटू 1 + साइन फाई डिवाइड बाई 1 - साइन फाई का होल स्क्वायर इंटू डी एफ, ये पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से आप डी एफ नहीं निकाल सकते, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यू यू के डिवाइड में क्या जाएगा, गामा जाएगा, है ना, और 1 + साइन फाई ये नीचे आएगा, 1 - साइन फाई ऊपर आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है। क्यू अपॉन गामा 1 - साइन फाई अपॉन 1 + साइन फाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपको क्लियर याद होना चाहिए, वहाँ पे कंफ्यूजन मत हो जाना इनमें कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, तो इसलिए ठीक से पढ़ के जाएं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टरजागी स्टोरी, द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एट ग्राउंड सरफेस फॉर अ प्योरली कोहेसिव सॉइल एंड फॉर स्मूथ बेस ऑफ स्ट्रिप फुटिंग इज। तो दोस्तों टरजागी ने थ्योरी दी थी, ठीक है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए, जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा फॉर्मूला दिया था, तो उन्होंने किसके लिए दिया था, रफ के लिए दिया था ना। रफ बेस क्या होगा, बेस रफ होगा, लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं, स्मूथ बोल रहे हैं ना, ठीक है, एट ग्राउंड सरफेस और प्योरली कोहेसिव सॉइल एंड फॉर स्मूथ के लिए। तो उन्होंने किसके लिए दिया था, रफ के लिए दिया था। एन सी की वैल्यू क्या दी थी, 5.7 दी थी, ठीक है, इसके लिए रफ के लिए, लेकिन स्मूथ बोला ना यहाँ पे, तो स्मूथ के लिए 5.1 होगा, 14 होगा, ठीक है, जो पेंडल्स ने बताया था। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी घुमा देता है, ठीक, तो ये ध्यान रखना है, पूरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है आपने। तो ये स्मूथ लिखा है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा 5.14 सी। अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशंस, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन सैंड एंड क्ले शुड बी रिस्पेक्टिवली। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है दोस्तों 800 mm एंड 900 mm, ठीक है, ये होता है सैंड के लिए, और क्ले के लिए 900 mm, ठीक है, 80 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। और अगर ये नहीं दिया है कि सैंड के लिए है, क्ले के लिए है, किस चीज़ के लिए है, केवल ये बोला है कि मिनिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी, मिनिमम लोड बियरिंग वॉल के लिए कितना होगा, तो 50 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, तो ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है, मिनिमम लोड बियरिंग वॉल के लिए। फिर नेक्स्ट है, कंबाइंड फुटिंग इज जनरली यूज्ड व्हेन। तो कंबाइंड फुटिंग कब यूज किया जाता है दोस्तों, जैसे कि हमने पढ़ा था, जब दो कॉलम पास पास होते हैं, है ना, कंजस्टेड होते हैं, तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, कंबाइंड फुटिंग हम बना देते हैं, ठीक है। तो यानी कि बी आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 2 एंड दे आर स्पेस्ड क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, दोनों एकदम पास पास हों। नेक्स्ट है, अ प्लेन लोड टेस्ट यूजफुल टू एस्टिमेट। तो प्लेन लोड टेस्ट क्या एस्टिमेट करने के लिए करते हैं, तो सेटलमेंट एंड बियरिंग कैपेसिटी दोनों, ठीक है, बोथ बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, तो सी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, परमिजिबल सेटलमेंट इज रिलेटिवली हायर। तो दोस्तों ये होता है राफ्ट्स ऑन क्ले में। दोस्तों ये वैल्यूज आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, एक तरफ दिया है टाइप ऑफ फाउंडेशन और दूसरी तरफ टोटल अनइक्वल सेटलमेंट और परमिजिबल सेटलमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं राफ्ट ऑन क्ले, राफ्ट ऑन क्ले की यहाँ पे बात हो गया, तो मैक्सिमम इसी के लिए है अनइक्वल 65 to 100 mm और परमिजिबल भी इसी के लिए है 40 mm, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ 1.5 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग एट अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर इज 440 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। यानी ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी दी है, ठीक है ना, यानी क्यू अल्टीमेट दे रखा है, और फुटिंग की जो फुटिंग का साइज है, विड्थ एंड डेप्थ वो भी दे रखा है, गामा गिवन है, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो हमें क्या निकालना है, नेट बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है। तो जैसे कि आपको फॉर्मूला पता ही है, ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में बताने की इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क के लिए है। और ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को इनका लाभ मिले। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इसी तरह मेहनत करते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।